हेलो एंड वेलकम टू ऑल। आज के इस वीडियो में हम सीटेट के साइंस रिलेटेड क्वेश्चंस को देखेंगे। ये जो क्वेश्चन है वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, तो चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते और समझते हैं। सबसे पहले दिया गया है क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स करेक्ट मैचिंग सेट। निम्नलिखित में से कौन सी सही मिलान का निरूपण करता है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं, हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। बी नंबर है हार्ड स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स द स्केलेटन। सी नंबर है पार्ट ऑफ स्केलेटन विच कैन बी वेंड। डी नंबर है ज्वाइंस द चेस्ट बोन एंड बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म एंड इनक्लोजर। और हमें इससे मैच करना है, हमें बताना है। तो ए नंबर में हम देख रहे हैं कि हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। तो कौन हेल्प करता है हमारे बॉडी को सिकुड़कर और शिथिल होकर शरीर की गति में सहायता करता है। तो ये ऑप्शन में से क्या होगा, कार्टिलेज, मसल्स, रिब केज या बोन्स। तो जो मसल्स होते हैं वो मसल्स हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ बॉडी बाय कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। मसल्स जो है वो हमारे बॉडी को मूव करने में, कॉन्ट्रैक्शन में और रिलैक्सेशन में हेल्प करते हैं। तो ए का हो जाएगा 2 नंबर। फिर देखते हैं बी का। तो बी में क्या है, हार्ड स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स द स्केलेटन। वैसा हार्ड स्ट्रक्चर जो स्केलेटन को फॉर्म करता है। स्केलेटन क्या होता है, एक फ्रेम लाइक स्ट्रक्चर है हमारे बॉडी का, जो हमारे शरीर को क्या देता है, एक ढांचा प्रदान करता है, उसे ही हम स्केलेटन कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर, हार्ड स्ट्रक्चर विच फॉर्म्स द स्केलेटन, वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बोन्स। बोन्स जो होता है उसी के कारण बहुत सारे बोन्स जब आपस में मिलते हैं तो हमारा बॉडी को एक ढांचा देते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं। तो बी का हो जाएगा 4। सी नंबर है पार्ट ऑफ स्केलेटन विच कैन बी बेंड, यानी कंकाल का भाग जिसे झुकाया जा सकता है। तो वो कौन हो जाएगा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, कार्टिलेज। ये जो कार्टिलेज होता है वो स्केलेटन का ही पार्ट होता है। ये जो कार्टिलेज होता है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, इसे हम आगे पीछे हिला डुला भी सकते हैं। जैसे हमारा नोज, तो नोज जो है वो हमारा क्या है, कार्टिलेज का ही बना है। या फिर हम अपने ईयर को देखेंगे, हमारा जो कान है तो वो भी कैसा है, कार्टिलेज का ही बना होता है, जिसे हम हिला डुला भी सकते हैं। लेकिन अगर हम अपने हैंड को देखें या लेग को देखें तो वो बोन्स के बने होते हैं, और बोन्स जो होते हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन जो कार्टिलेज होता है वो हार्ड नहीं होता है, वो सॉफ्ट होता है। तो इसलिए सी का हो जाएगा आंसर हमारा 1 नंबर। और डी का हो जाएगा, डी का क्या दिया है, ज्वाइंस द चेस्ट बोन एंड बैक बोन टुगेदर टू फॉर्म एन इनक्लोजर, यानी बक्ष की अस्थि और मेरुदंड को जोड़कर बक्से की रचना करता है। तो ऐसा कौन करता है, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रिब केज। ये जो रिब केज होता है वो रिब केज जो है चेस्ट को ज्वाइन करता है, साथ ही उसी से हमारे बैक बोन भी जुड़े होते हैं। तो ये रिब केज जो है वो हमारे जितने भी डेलिकेट ऑर्गन है, जैसे कि हमारा लंग्स है या फिर हमारे जो हार्ट है, उसको ये प्रोटेक्शन देता है, रिब केज। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि क्या दिया गया है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स इन ह्यूमन बींग्स सेक्रेट मोर देन 2 हार्मोन्स, यानी कौन सा ऐसा ग्लैंड है हमारे ह्यूमन बॉडी में जो 2 से ज़्यादा हार्मोन्स को सेक्रेट करता है। तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, पीयूष ग्रंथि यानी पिट्यूटरी ग्लैंड। ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड होता है वो LH यानी ल्यूटिलाइजिंग हार्मोन, GH यानी ग्रोथ हार्मोन, TSH यानी थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, और साथ ही ACTH यानी एड्रिनो कॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन। तो इस तरह ये ACTH जो होता है वो, या फिर जितने भी हार्मोन्स है वो सब जो है वो पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा रिलीज किए जाते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है वो बहुत सारे हार्मोन को रिलीज करता है, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑल मेटल्स आर सॉलिड, सभी मेटल्स जो होते हैं वो सॉलिड होते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं होता है। कुछ मेटल्स जैसे कि सोडियम या पोटेशियम जो होते हैं वो सॉलिड नहीं होते हैं, वो सॉफ्ट होते हैं, और इसे हम नाइफ से यानी चाकू से इजीली काट भी सकते हैं। फिर दिया गया है ऑल मेटल्स आर हार्ड, तो ऐसा भी नहीं होता है, सभी मेटल्स जो होते हैं वो हार्ड भी नहीं होते हैं, क्योंकि मैंने अभी ही आपको बताया कि जैसे सोडियम या पोटेशियम होते हैं वो हार्ड नहीं होते, वो सॉफ्ट होते हैं। या फिर कुछ मेटल्स जैसे कि मरकरी हो गया, तो वो लिक्विड स्टेट में पाए जाते हैं, वो हार्ड नहीं होते हैं। नेक्स्ट है ऑल नॉन मेटल्स आर गैसेस, सभी नॉन मेटल्स जो है वो गैसेज होती हैं, तो ऐसा भी नहीं होता है।
जैसे कि फॉस्फोरस, तो ये फॉस्फोरस जो है वो गैसेस फॉर्म में नहीं होता है। फॉस्फोरस जो है वो बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल होता है और ये बहुत जल्दी फायर, इसमें बहुत जल्दी ये फायर को कैच कर लेता है। इसमें आग भी बहुत जल्दी, जब इसे हम खुली हवा में छोड़ेंगे तो इसमें बहुत जल्दी आग लग जाती है। तो इस कारण इसको हम केरोसिन में प्रिजर्व करके रखा जाता है। फिर नेक्स्ट दिया गया है कि ऑल नॉन मेटल्स आर नॉन डक्टाइल्स, यानी सभी नॉन मेटल्स जो होते हैं वो नॉन डक्टाइल होते हैं। तो ये जो स्टेटमेंट है वो सही है, क्योंकि ये जो मेटल्स होते हैं, मेटल्स में ये डक्टाइल की प्रॉपर्टी पाई जाती है। और इसमें डक्टाइल्स में होता है कि आप मेटल्स को पीट पीट के उसे दूसरे फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, जबकि नॉन मेटल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, नॉन डक्टाइल होते हैं। नॉन मेटल्स को हम पीट के उसे उसका दूसरा फॉर्म नहीं चेंज कर सकते हैं। जैसे आप देखते होंगे कॉपर है, एल्यूमिनियम है या फिर आयरन है, तो इसको इसमें ये डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी पाई जाती है, जिस कारण इसे हम पीट कर इसे वायर का भी फॉर्म दे सकते हैं या फिर हम इसे इसके बर्तन भी बना सकते हैं। लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें ये डक्टिलिटी की प्रॉपर्टी नहीं पाई जाती है, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि वाई इज अ मैन मेड फाइबर ऑब्टेन फ्रॉम अ नेचुरल सोर्स, व्हाट कुड बी वाई। वाई कोई मानव निर्मित रेशा है जिसे प्राकृतिक स्रोत से प्राप्त किया जाता है। तो वाई क्या हो सकता है? हमारे ऑप्शन है रेयॉन, नायलॉन, एक्राइलिक या जूट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा रेयॉन, क्योंकि वाई क्या है, एक मानव निर्मित रेशा है और जिसे हम नेचुरली ये हमें प्राप्त होता है। तो वाई हो जाएगा रेयॉन। क्वेश्चन दिया गया है स्टडी द फॉलोइंग टेबल, ये जो टेबल दिए गए हैं उसे स्टडी कीजिए, फिर हमें बताना होगा कि राइट आंसर इसमें क्या है। तो जैसे दिया गया है विच इज वेस्ट सूटेड एज डोमेस्टिक फ्यूल, इनमें से घरेलू ईंधन के रूप में कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त है। ए नंबर यानी कैलोरीफिक वैल्यू जिसका हाई हो और इसका स्टेट सॉलिड हो और जिसका इग्निशन टेम्परेचर हाई हो वो हो जाएगा, या फिर बी में जो मॉडरेट है और जिसका स्टेट जो गैसेस स्टेट में हो और जिसका इग्निशन टेम्परेचर हाई हो, या फिर सी जिसका कैलोरीफिक वैल्यू मॉडरेट हो जिसका स्टेट गैसेस स्टेट में हो और जिसका इग्निशन टेम्परेचर मॉडरेट हो, या डी नंबर जिसका कैलोरीफिक वैल्यू लो हो जिसका स्टेट लिक्विड स्टेट में जो पाया जाता है और जिसका इग्निशन टेम्परेचर यानी ज्वलन ताप जो है वो लो यानी निम्न हो। तो इसमें से हमें बताना है कि डोमेस्टिक फ्यूल के लिए क्या सूटेड होगा, वेस्ट सूटेड हमें बताना है, घरेलू ईंधन के रूप में कौन सा सबसे अधिक उपयुक्त किया जाएगा। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 में क्या दिया है सी, यानी सी हमें घरेलू ईंधन के लिए सबसे उपयुक्त हो जाएगा जो जिसका कैलोरीफिक वैल्यू मॉडरेट हो, यानी जिसका कैलोरीफिक वैल्यू मध्यम हो, स्टेट गैसियस स्टेट में जो पाया जाता हो और इग्निशन टेम्परेचर जो है इसका मॉडरेट यानी मध्यम हो। तो वो उस तरह का ईंधन जो है वो घरेलू ईंधन के लिए उपयोग में लाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीसीज रिस्ट्रिक्टेड टू अ पार्टिकुलर एरिया आर रेफर टू एज, किसी विशिष्ट क्षेत्र में विशिष्ट रूप से पाए जाने वाली स्पीसीज को क्या कहा जाता है। इंडेंजर्ड स्पीसीज या फिर एक्सटिंक्ट स्पीसीज या फिर इंडेमिक स्पीसीज या फिर माइग्रेटरी स्पीसीज। इंडेंजर्ड मीन्स होता है संकटापन्न स्पीसीज, यानी वैसा स्पीसीज जिसकी प्रजाति खत्म हो रही है जो संकट में है उसे हम इंडेंजर्ड स्पीसीज कहते हैं। तो ये तो नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है एक्सटिंक्ट स्पीसीज, यानी वैसे स्पीसीज जो विलुप्त हो गए जो समाप्त हो गए उसे एक्सटिंक्ट स्पीसीज कहा जाता है। तो ये भी नहीं होगा। एंडेमिक स्पीसीज यानी वैसे स्पीसीज जो विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज है। तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, स्पीसीज रेस्ट्रिक्टेड टू अ पार्टिकुलर एरिया आर रेफर टू एज, यानी वैसे स्पीसीज जो पार्टिकुलर एरिया में विशिष्ट रूप से पाए जाते हैं विशिष्ट क्षेत्र में। तो हमारा राइट आंसर यही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 एंडेमिक स्पीसीज यानी विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। फिर नेक्स्ट है माइग्रेटरी स्पीसीज, तो उसे मैं बता देती हूँ आपको कि माइग्रेटरी स्पीसीज उसे कहेंगे जो एक जगह से दूसरे जगह अपने स्थान को परिवर्तित करते रहते हैं, जैसे कि माइग्रेटरी बर्ड्स, यानी आप देखते होंगे साइबेरियन बर्ड जो होता है साइबेरियन क्रेन, वो क्या है माइग्रेटरी बर्ड है, यानी वो दक्षिण अफ्रीका में आई थिंक पाया जाता है। तो वो जब वहाँ उसके रहने के अकॉर्डिंग क्लाइमेट नहीं रहता है, जब बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगती है तो वो जो बर्ड है वो
दूसरे देश में चले जाते हैं, जैसे हमारे भारत में आ जाते हैं, तो इस तरह के बर्ड जो दूसरे देश से फिर दूसरे देश में चले जाते हैं, तो उस तरह के बर्ड को माइग्रेटरी बर्ड बोला जाता है। और ऐसे स्पीसीज जो है वो क्या कहलाएंगे, वो माइग्रेटरी स्पीसीज कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, इंडेमिक स्पीसीज यानी विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं। मेटल X डिस्प्लेसेस metal Y from its salt solution but is not able to displace metal Z from its salt solution. Identify the most reactive metal. धातु X धातु Y को उसके लवण विलयन से विस्थापित कर देती है, परंतु धातु Z को उसके लवण विलयन से विस्थापित करने योग्य नहीं है। तो इनमें सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील धातु कौन सी है, X, Y, Z या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, Z। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट फॉल ऑन अ सरफेस एंड गेट रिफ्लेक्टेड इन अ completely diffused manner. What can you say about the nature of image of the object? किसी बिंब से प्रकाश किरणें किसी पृष्ठ पर गिरती है तथा पूर्णतः विसरित ढंग से परावर्तित हो जाती है। आप इस बिंब के प्रतिबिंब की प्रकृति के बारे में क्या कह सकते हैं? तो हमारे ऑप्शंस दिए गए हैं। इट विल बी वर्चुअल एंड ऑफ सेम साइज, यह आभासी और समान साइज का होगा। इट विल बी रियल एंड इनलार्ज्ड, यह वास्तविक और आवर्धित होगा। नेक्स्ट है, इट विल बी वर्चुअल एंड इनलार्ज्ड, यह आभासी और आवर्धित होगा। नो इमेज विल बी फॉर्म्ड, कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। तो जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, नो इमेज विल बी फॉर्म्ड, यानी कोई प्रतिबिंब नहीं बनेगा। ये सारे जो आंसर मैं आपको बता रही हूँ वो सीटेट के आंसर के द्वारा बताए गए सारे आंसर्स हैं, तो आप निश्चिंत होकर सारे आंसर्स को देखिए और समझिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, इन ऑर्डर टू स्लाइड अ ह्यूज बॉक्स लाइंग ऑन द ग्राउंड इन हर रूम, रेशमा शुड अप्लाई अ फोर्स विच इज ग्रेटर देन विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेज। अपने कमरे में फर्श पर रखे किसी विशाल बॉक्स को सरकाने के लिए रेशमा को निम्नलिखित बलों में से किससे अधिक बल लगाना चाहिए? ऑप्शन है स्टैटिक फ्रिक्शन, नेक्स्ट है ग्रेविटेशनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, मस्कुलर फोर्स। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स लगाने पे रेशमा जो है वो बॉक्स को एक जगह से दूसरी जगह घसका पाएगी, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, स्टैटिक फोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमॉन्ग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से सही कथन की पहचान कीजिए। द लोअर द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वाइब्रेशन हायर इज द पिच, कंपन की आवृत्ति निम्न है तो तारत्व उच्च होता है। नेक्स्ट है, द लाउडनेस ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय द फ्रिक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, ध्वनि की प्रबलता का निर्धारण कंपन की आवृत्ति द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन है, साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल थ्रो वैक्यूम, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। नेक्स्ट दिया गया है, पिच ऑफ साउंड इज डिटरमाइंड बाय इट्स एम्पलीट्यूड, ध्वनि का तारत्व उसके आयाम द्वारा निर्धारित होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, साउंड कैन नॉट बी ट्रेवल थ्रू वैक्यूम, ध्वनि निर्वात में गमन नहीं कर सकती। ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल सही दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम समझ लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स comprises liquids with which are poor conductors of electricity। नीचे दिया गया कौन सा समुच्चय ऐसे द्रवों को समाविष्ट करता है जो विद्युत के हीन चालक हैं? ऑप्शंस दिए गए हैं, टैप वाटर, शैम्पू, हनी, साल्ट सॉल्यूशन, लेमन जूस, विनेगर, या नेक्स्ट है शैम्पू, वेजिटेबल ऑयल, डिस्टिल्ड वाटर, या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है शुगर सॉल्यूशन, विनेगर, लेमन जूस। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि इसमें से पुअर कंडक्टर्स कौन कौन से हैं। इलेक्ट्रिक के पुअर कंडक्टर्स का सेट्स बताना है। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक का जो पुअर कंडक्टर यानी वो जैसे हीन चालक भी कह सकते हैं या फिर जैसे कुचालक कह सकते हैं, तो वो हो जाएगा शैम्पू, वेजिटेबल ऑयल और डिस्टिल्ड वाटर। ये जो होते हैं वो इलेक्ट्रिक के पुअर कंडक्टर्स के सेट हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन को हम समझ लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्राइजेज केमिकल चेंजेज।
यानी नीचे दिया गया कौन सा समुच्च रासायनिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है। यहाँ पे ऑप्शंस दिए गए हैं कि बॉइलिंग ऑफ वाटर, ब्रेकिंग ऑफ ग्लास, रस्टिंग ऑफ आयरन। ये हमें बताना है कि केमिकल चेंजेस के विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स कंप्राइजेज केमिकल चेंज, यानी नीचे दिया गया कौन सा समुच्च रासायनिक परिवर्तनों को समाविष्ट करता है। नेक्स्ट ऑप्शन है डिसॉल्विंग साल्ट इन वाटर, डाइजेशन ऑफ फूड, श्रेडिंग ऑफ पेपर। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है कुकिंग ऑफ फूड, बॉइलिंग ऑफ वाटर, डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। नेक्स्ट ऑप्शन है रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, डाइजेशन ऑफ फूड। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, रस्टिंग ऑफ आयरन, बर्निंग ऑफ पेपर, डाइजेशन ऑफ फूड। ये जो है ये केमिकल चेंजेस के सेट्स है। ये जो सारे एग्जांपल्स है वो किसके एग्जांपल है, ये केमिकल चेंजेस के एग्जांपल है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को हम समझ लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बताया गया है। Which of the following will not be helpful in the process of separating a mixture of salt and water? लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सहायक नहीं होगा। ऑप्शंस दिए गए हैं डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, डिस्टिलेशन या फिर बॉइलिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फिल्ट्रेशन। इसमें बताना है कि लवण और जल के मिश्रण को पृथक करने की प्रक्रिया में कौन सा सहायक नहीं होगा, यानी फिल्ट्रेशन के थ्रू हम लवण और जल को अलग नहीं कर सकते हैं, ये उसमें सहायक नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट कैन बी यूज टू एक्सप्लेन द फिनोमिना ऑफ शैडो फॉर्मेशन। नीचे दिए गए प्रकाश के कौन से गुण धर्मों का उपयोग छाया बनने की परिघटना की व्याख्या के लिए किया जा सकता है। ऑप्शंस दिए गए हैं लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, नेक्स्ट है लाइट ट्रेवल्स एट अ हाई स्पीड, लाइट इज कंपोज्ड ऑफ 7 कलर, या फिर नेक्स्ट है लाइट डज नॉट पास थ्रू ओपेक ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, डी एंड ए। डी और ए जो है वो करेक्ट है। लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, हम जानते हैं कि प्रकाश हमेशा सीधी रेखा पे ही गमन करती है। फिर नेक्स्ट है कि लाइट डज नॉट पास थ्रू ओपैक ऑब्जेक्ट, जो भी अपारदर्शी वस्तु होती है जैसे कि लकड़ी का एक टुकड़ा हो गया या फिर हमारा ईंट हो गया, दीवार हो गया, तो यह क्या है, यह अपारदर्शी वस्तुएं हैं। जिससे अपारदर्शी वस्तु उसे कहते हैं जिसके आर पार प्रकाश आ जा न सके, तो इसके थ्रू क्या होगा, लाइट पास नहीं हो पाएगा ओपेक ऑब्जेक्ट के थ्रू। तो ये ऑप्शन नंबर डी और ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा राइट है, इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है कि आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम अमंग द फॉलोइंग। निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन है उसे हमें पहचानना है। द proportion of fine particles in sandy soil is relatively higher than in the clayey soil. बलुआ मृदा में महीन कणों का अनुपात चिकनी मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है द अमाउंट ऑफ लार्ज एंड फाइन पार्टिकल्स इज अबाउट द सेम इन क्लेई सॉइल। चिकनी मृदा में बड़े कणों और महीन कणों की मात्रा लगभग बराबर होती है। नेक्स्ट ऑप्शन है द proportion of large particles in loamy soil is relatively higher than in the sandy soil. दुम्मट मृदा में बड़े कणों का अनुपात बलुआ मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतम होता है। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है द proportion of fine particles in clay soil is relatively higher than in the loamy soil, यानी चिकनी मृदा में महीन कणों का अनुपात दुम्मट मृदा की अपेक्षाकृत उच्चतर होता है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, द प्रोपोर्शन ऑफ फाइन पार्टिकल्स इन क्लेई सॉइल इज रिलेटिवली हायर देन इन द लोमी सॉइल। ये सारे जो क्वेश्चंस है वो एनसीईआरटी साइंस के बुक से ही दिए गए हैं। तो अगर आपने एनसीईआरटी साइंस के बुक को नहीं पढ़ा है तो मैंने उस सारे बुक से सारे नोट्स बनाए हैं एनसीईआरटी साइंस के, आप उसे देख लीजिएगा, ये आपको यूट्यूब पे ही मिल जाएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बताया गया है। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन एक्स कॉजेज ब्लीडिंग ऑफ गम्स। दिस विटामिन इज एसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स वाई एंड एक्स इज फाउंड इन फूड जेड। आइडेंटिफाई एक्स वाई एंड जेड। विटामिन एक्स की हीनता, यानी हमें बताना है कि किस विटामिन की हीनता यानी कमी के कारण मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है और यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है। यानी किस खनिज के लिए ये विटामिन आवश्यक है वो हमें बताना है वाई के जगह पे, और फिर उसके बाद बताना है कि तथा एक्स
भोजन जेड में पाया जाता है। और ये जो विटामिन है वो किस फूड में पाया जाता है वो हमें बताना होगा जेड के प्लस पे। तो इस तरह हमें बताना है कि एक्स, वाई और जेड को में कौन कौन से आएंगे ऑप्शंस। तो जिसमें बताना है, दिया गया है कि एक्स विटामिन डी है, वाई कैल्शियम है और जेड है जो मिल्क प्रोडक्ट है। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कि एक्स विटामिन सी है, वाई आयरन है और जेड जो है वो साइट्रस फ्रूट्स हैं। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कि एक्स जो है वो विटामिन बी है, वाई कैल्शियम है और जेड जो है वो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है कि एक्स विटामिन ए है, वाई फॉस्फोरस है और जेड जो है वो पोल्ट्री प्रोडक्ट्स है। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि एक्स के जगह पे क्या हो जाएगा, विटामिन सी। विटामिन सी की कमी के कारण मसूड़ों से रुधिर बहने लगता है, यानी जो ब्लीडिंग होती है हमारे मसूड़ों से, गम से, वो किसकी कमी के कारण होता है, विटामिन सी की कमी के कारण। और वाई के जगह पे क्या हो जाए कि दिस विटामिन इज इसेंशियल फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल वाई। और ये जो विटामिन सी होता है वो वाई यानी आयरन के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। और ये जो फूड इज फाउंड यार, ये जो विटामिन सी है वो किस फूड में पाया जाता है, तो जितने भी साइट्रस फ्रूट्स होते हैं जैसे कि लेमन हो गया, फिर ऑरेंज है, तो इन सब में क्या पाया जाता है, इन सब में विटामिन सी प्रेजेंट होता है। तो उसमें ये विटामिन सी प्रेजेंट होते हैं, तो इसलिए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा एक्स विटामिन सी, वाई आयरन और जेड हो जाएगा साइट्रस फ्रूट्स। क्वेश्चन दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द नेचर ऑफ साइंस। निम्नलिखित कथन में से कौन सा विज्ञान की प्रकृति का सबसे अच्छा वर्णन है। साइंस इज अ सिस्टम ऑफ बिलीफ्स, विज्ञान विश्वासों की एक प्रणाली है। साइंस इज सोशल इन नेचर, विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। साइंटिस्ट आर टोटली ऑब्जेक्टिव इन देयर वर्क, वैज्ञानिक अपने कार्य में पूर्ण रूप से निष्पक्ष होते हैं। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन, द साइंटिफिक मेथड इज द ओनली गाइड फॉर कंडक्टिंग रिसर्च, वैज्ञानिक विधि अनुसंधान के संचालन के लिए एकमात्र मार्गदर्शिका है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, साइंस इज सोशल इन नेचर, यानी विज्ञान प्रकृति में सामाजिक है। ये जो आंसर है वो सीटेट के आंसर की से दिया गया आंसर है, तो आप इसे देखिए और समझिए कि विज्ञान क्या होता है, विज्ञान प्रकृति में सामाजिक होता है। यही हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कॉग्निटिव वैलिडिटी इन साइंस करिकुलम मीन्स, विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है। ऑप्शंस दिए गए हैं, इंक्लूजन ऑफ हाउ कंसेप्ट्स ऑफ साइंस इवॉल्व ओवर टाइम, यानी विज्ञान की अवधारणाएं समय के साथ कैसे विकसित होती है का समावेश। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, एडेप्टेशन ऑफ कंटेंट एज पर द कॉग्निटिव लेवल ऑफ लर्नर्स, शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन है, डाइल्यूशन ऑफ कंटेंट, पाठ्य वस्तु का तुच्छीकरण। नेक्स्ट दिया गया है, इंक्लूजन ऑफ एप्रोप्रिएट फन एलिमेंट्स ऑफ साइंस, विज्ञान की उचित मज़ेदार तत्वों को शामिल करना। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, शिक्षार्थियों के संज्ञानात्मक स्तर के अनुसार सामग्री का समायोजन। ये जो होता है वो विज्ञान की पाठ्यचर्या में संज्ञानात्मक वैधता का अर्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 इन द अपर प्राइमरी स्टेज साइंस करिकुलम विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिकमेंडेटेड। एनसीएफ 2005 के अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या में निम्नलिखित में से कौन सा अनुशंसित है। ऑप्शंस दिए गए हैं, कंसेप्ट शुड बी लिंक्ड टू मेकिंग सेंस ऑफ एवरीडे एक्सपीरियंस, अवधारणाओं को रोज़मर्रा के अनुभव की समझ बनाने में जोड़ा जाना चाहिए। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है, कंसेप्ट शुड बी अराइव्ड एट फ्रॉम एक्टिविटीज़ या एक्सपेरिमेंट्स, अवधारणाओं तक गतिविधियों या प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है, कंसेप्ट शुड बी टॉट थ्रू डिसिप्लिनरी अप्रोच, अवधारणाओं का विषयक उपागम द्वारा शिक्षण होना चाहिए। या फिर नेक्स्ट ऑप्शन दिया गया है, अलॉन्ग विथ कंसेप्ट्स लॉज एंड थ्योरीज नीड टू बी इंट्रोड्यूस्ड, अवधारणाओं के साथ नियम और सिद्धांतों को पेश करने की आवश्यकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा
ए और बी ये दोनों राइट हो जाएंगे, क्योंकि जो एनसीएफ 2005 है उसके अनुसार उच्च प्राथमिक स्तर के विज्ञान की पाठ्यचर्या में अवधारणाओं को रोजमर्रा के अनुभव की समझ बनाने से जोड़ा जाना चाहिए। यानी जो जो कंसेप्ट्स है उसे हमें डेली लाइफ के एक्सपीरियंसेस से जोड़ना चाहिए, तभी बच्चों का अच्छे से डेवलपमेंट हो पाएगा। फिर नेक्स्ट जो ऑप्शन है कि कंसेप्ट शुड बी अराइव्ड एट फ्रॉम एक्टिविटीज़ या एक्सपेरिमेंट्स, यानी जो भी कंसेप्ट्स हैं वो एनसीएफ के द्वारा बताया गया है कि जो भी कंसेप्ट्स हैं वो एक्टिविटीज़ के थ्रू या एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू हमें बच्चों को बताना चाहिए और उन्हें इसकी जानकारी देनी चाहिए। एक्टिविटीज़ और एक्सपेरिमेंट्स से बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं, तो इसलिए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी। आई होप आपको इस वीडियो से बहुत सारी नॉलेज मिली होगी। अगर आप पहली बार मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।